मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में नारियों को पूजने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें बराबरी देने की ज़रूरत है। न देवी का दर्जा न कोई उच्च स्थान, बस चाहिए हमें बराबर का दर्जा और थोड़ा सा सम्मान। कम पढ़ाना, सब्जी कटवाना, आटा गुदवाना, चूल्हा जलवाना, घर में बिठाना, चुप रहना सिखाना। हम सभी का भरपूर योगदान है एक लड़की को औरत बनाने में। So, how was your experience of lockdown? It must have been sweet and sour, right? But for the large section of society, for women, this experience was more sour than sweet. Also, this experience varied according to their socioeconomic standings. women are affected more than men by the social and economic effects of infectious disease outbreaks. During the outbreak of Ebola and Zika virus in past few years, women's socio-economic securing was elevated. During the West African Ebola outbreak of 2014-16, quarantine closed markets for food and other items. This destroyed livelihood of various women. Men too lost jobs but returned for it, which was not so common in case of women. Along with this, domestic violence also has increased during the lockdowns. WHO has identified that pregnant women are at increased risk during the pandemics like Spanish flu and H1N1 viruses. Even pregnant women should be immunized as priority groups when vaccines become available. मतलब आपने इतना समय कैसे गुजारा? कोई काम भी नहीं था आपके पास तो? एक दूसरे की मदद कर करके मोहल्ले में हमारे दो रिक्शे बिक गए। सुनो मेरी बात, दो रिक्शे हमारे बिक गए लॉकडाउन में, जब हमने खाना खाया। लॉकडाउन के बाद ना गाँव चल गई, एक महीना खिलाया तो आप लोग तो यहाँ से बस मिल गई थी आपको गांव के लिए? Women are more likely than men to be affected by job losses, wage cut, and declining incomes in times of economic instability created by a pandemic, also seen during the outbreak of Ebola and Zika virus, wherein 85% women traders lost their livelihood in Sierra Leone and Libya as compared to 63% male traders who faced livelihood crisis. Gender gap in livelihood opportunities during crisis situations like a pandemic is grave and demands immediate attention. ये हमारे सवाल लॉकडाउन से संबंधित हैं। तो जब लॉकडाउन हुआ था तो आप काम पर नहीं आते थे, तो घर पर ही रहते थे, तो आपको ये डर लगता था कि हमारा सारा काम छूट जाएगा, इसकी चिंता लगती थी? तो आपको कैसा लगता था कि आगे क्या करेंगे? बहुत ही टेंशन होती थी भाभी, इतनी टेंशन होती थी कि यही दिमाग में चढ़ी रहती थी कि अगर मैं काम छूट जाएंगे तो मैं कैसे घर चलाएंगे, कैसे क्या होगा। इतनी महंगाई भी बढ़ गई और काम से भी बैठ गए, और फिर भी यही लगती कि कम काम छूट नहीं जाए, कहीं छूट नहीं जाए। हमको घर पर लॉकडाउन हो गया तो बहुत चिंता हो गया था कि काम मतलब कि कोई नहीं बुला रहा था करने के लिए, तो हमको बहुत टेंशन हो गया था घर कैसे चलाएंगे। काम हमारे बेटा को जो जॉब था वो भी छूट गया, मेरा पति को भी काम धाम नहीं चल रहा था, तो हमको बहुत दिक्कत हो गया था। मेरे पुतों को डिलीवरी होना था बच्चा, उसमें भी बहुत खर्चा था, घर में जो पैसा था सब खर्चा हो गया, तो बहुत हमको बहुत दिक्कत हुआ है। डर तो मन में बैठ ही गया था कि अब काम छूट गया, कैसे घर चलेगा, कैसे खुराकी होगा, कैसे पति का यही होगा, उनका भी काम छूट गया था।
जो अब टेंशन से रात भर सोते नहीं थे, नींद नहीं आता था, तो चिंता में जो राशन पानी था खाएं उतना दिन, फिर उसके बाद हमको बहुत दिक्कत हुआ, कैसे कैसे करके घर चलाए हम। अब सरकार की बात है कि सरकार ने जितना भी सामान भेजा हो, लेकिन हम गरीब आदमी लोग को कुछ नहीं मिला। सड़े हुए गेहूँ मिले, सड़े हुए, और चावल ऐसे मिले तो उनमें इतनी सुरसुरी, इतनी सुरसुरी वो खाए नहीं गए, और चने ऐसे मिले वो गले भी नहीं, वो काय को नहीं। हमने इतनी परेशानी कोरोना में उठाई है, हमारे सरकार ने हमारी कोई सहायता नहीं की है। गरीब एक टाइम खाया मिल गया, एक टाइम बच्चे तो गए पानी पी, कोई काम नहीं देते तो गरीब क्या करेंगे? अभी तो अपना पेट भरते हैं, गरीबों को कौन देखता है? वहाँ से सरकार भेजती है तो वो बड़े बड़े पेट वाले जो बच्चे वो बीच में सब खा जाते हैं, कोई नहीं देता। कांच निकले हमारे में, कांच निकले हरी बोतल दारू वाले के। बताओ, वोट लेने का टाइम आता है, आज इतनी पार्टी खड़े हुए हैं, उनकी पार्टी खड़ी हुई है, ठीक है जी, आज बोल रहे हैं। A prolonged COVID-induced lockdown forced many vulnerable women in abusive relationships into quarantine with their abusers at home, something they were earlier able to avoid by leaving for work. This caused a sudden increase in instances of violence, verbal, emotional, but mostly physical. The National Commission for Women revealed that complaints of domestic violence have more than doubled of late, even though reportage is low in India. This situation, however, is not restricted to India. A recent report by the United Nations has even termed this increase in violence as a shadow pandemic for women. Not a new phenomenon, the Ebola outbreak in West Africa also proved to be an epidemic of rape, sexual assault, and violence against women and girls, which went largely undocumented. घर में तो टेंशन हो ही गया था, रोज पति पत्नी में लड़ाई होता था टेंशन से कि पैसा नहीं है, खाना नहीं है, क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, बच्चे लोग को क्या खिलाएंगे, कोई मदद करने वाला भी नहीं है, पति का भी काम छूट गया था, हम अकेले क्या करें। जो जहाँ काम करते थे वहाँ से कर्जा लाए तो सब्जी ला के बेचते थे, उसी से घर खर्चा चला, रोज पति पत्नी में इसी बात के लेके लड़ाई होता था। घर पे मदद नहीं करते थे हमको। सहयोग किया होगा? हाँ, घर के तो काम घर के से ही होते हैं, तुम पूरे दिन लगे रहो तो क्या कुछ नतीजा निकलता है? कुछ नहीं। मतलब कुल मिला के लॉकडाउन की स्थिति बेहद खराब थी। अब उम्मीद करेंगे कि दोबारा से लॉकडाउन न लगे। Also, we have to acknowledge the gender gap in healthcare facilities, especially during this pandemic. But yes, everything has solution. First of all, women should be made aware of the laws and regulations made for their upliftments and betterment in the society. Secondly, the empowerment of women should be given due importance, as the government initiatives alone would not be sufficient to achieve this goal. So, society must take initiatives to create a climate in which there is no gender discrimination and women have full opportunities of self-decision making and participation. The majority of those on the front lines of the pandemic are women, because women make up to 70% of all health and social services staff globally. We urgently need to empower these women, starting by providing more resources to those who also assume primary responsibility for household work. This will ensure that they do not face unnecessary discomforts in already challenging situations. And with this, we are leaving you with the question which you should ask yourself. Do we really need to wait for the change or be the change maker?